हेलो क्लास। शब्द विचार पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कल शब्द विचार के अंतर्गत हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। सार्थक वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिनको जोड़ने पर हमें कोई सार्थक शब्द मिले, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और इन्हीं शब्दों के समूह से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य में ही हम क्या करते हैं, कभी कभी सार्थक शब्दों का और निरर्थक शब्दों का प्रयोग अपनी सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो कल हमने चर्चा की थी उत्पत्ति के आधार पर। तो एक बार इसे हम समझ लें। उत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति का अर्थ होता है कि किसी शब्द विशेष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका उद्भव कहाँ से आया, उसका उद्भव कहाँ हुआ, वो शब्द कहाँ से आया, उसे हम कहते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम यानी कि जो संस्कृत का शुद्ध रूप होता है, शुद्ध शब्द होते हैं, वो हमारे तत्सम शब्द होते हैं। इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये उसी प्रकार बने रहते हैं जैसा इनका प्रयोग सदियों से हमेशा से होता आ रहा है। अब तत्सम शब्द का हम अगर अर्थ समझे तो क्या होता है? तत्सम आपके 2 शब्दों से बना है। तत् यानी वह या उसके, और सम का अर्थ क्या होता है? समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है? संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से मूल रूप में ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। यानी जिस प्रकार संस्कृत भाषा में उन शब्दों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार उनका प्रयोग हिंदी भाषा में भी किया जाता है। शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाता है, परिष्कृत रूप में किया जाता है, तो वो हमारा कहलाता है तत्सम शब्द। अब हम समझते हैं तद्भव। तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत से उत्पन्न होने वाला। यानी कि जो संस्कृत के शुद्ध रूप है, वो हिंदी खड़ी बोली में आने के बाद उनका स्वरूप चेंज हो गया, मगर उनका अर्थ वही है। जो संस्कृत में उनका अर्थ है, वही हिंदी में भी उनका अर्थ है। तो ये हमारा कहलाता है तद्भव। जैसे अगर संस्कृत में हमने कहा अग्नि और हिंदी में कहा आग, तो दोनों का अर्थ ही समान है। हिंदी में हमने कहा पानी और संस्कृत में कहा जल, तो दोनों का ही अर्थ समान है। तो जल इसका क्या हो जाएगा? तत्सम स्वरूप हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा आपका? तद्भव रूप हो जाएगा। अब देशज पे आते हैं। देशज किसे कहते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या बोलियों से हुई है। अपने देश में बोलचाल से बने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है, वो कई राज्यों में बटा हुआ है, और राज्य भी कई भागों में बटे हुए हैं। तो उनमें जो स्थानीय भाषा होती है, लोकल लैंग्वेज होती है, उन भाषाओं में जो बोलियों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वो अगर भाषा में हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? देशज शब्द। यानी अपने देश में आम बोलचाल की भाषा को जब हम अपनी भाषा का अंग बना लेते हैं, अपने बातचीत का जरिया बना लेते हैं, लिखने का जरिया बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? देशज शब्द कहलाता है। विदेशज क्या होता है? विदेशज शब्द होता है यानी वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, विदेशी जो अपने देश का नहीं होता, यानी बाहरी देशों से जो शब्द आए हैं और उनका प्रयोग हम अपनी भाषा में करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। जैसे कि अरबी भाषा से आपके शब्द आए हैं अमीर, अखबार, आज़ाद, अक्ल, आदत। फारसी में से आए अफसोस, उम्मीद, खामोश, खुश, खूब। तुर्की से कालीन, कुली, चमचा, तोप। पुर्तगाली से आलू, कमरा, पादरी, साबुन। फ्रेंच से कारतूस, काजू। चीनी से चाय, लीची। जापानी से रिक्शा, और रूसी भाषा से मिग आदि। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आज भी अपनी भाषा में इंग्लिश जो वर्ड हैं, जो अंग्रेजी शब्द हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। कहीं कहीं अब ये अरबी फारसी के शब्द हमारे जो हो रहे हैं, वो हमारी बोलचाल की आदत से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हमारी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि आइसक्रीम, बस, कार, कंपनी, क्रिकेट, कंप्यूटर, कॉपी, डेस्क, ये सब क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जिनका हम प्रयोग अपने आम बोलचाल की भाषा में करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे भेद पर, रचना के आधार पर। यानी रचना के आधार पर शब्द कैसे बनाए जाते हैं। पहला है व्युत्पत्ति, यानी रचना बनावट के आधार पर, और इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद इसके कौन कौन से होते हैं? रूढ़, ट्रेडिशनल वर्ड, यौगिक, कंबाइंड वर्ड्स, और योगरूप
ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड। तो आपका रूढ़ किसे कहते हैं? वे शब्द जो परंपरा से किसी स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे यहाँ पर हमने बोला पुस्तक, तो पुस्तक शब्द का एक अर्थ होता है किताब, पोथी, इसका अर्थ तो यही होता है। लेकिन जब हम पुस्तक शब्द को अगर तोड़ें, इनको अलग अलग करें, तो क्या होता है? इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो रूढ़ का मतलब ये होता है ट्रेडिशनल वर्ड, यानी जिनको हम तोड़ नहीं सकते, जिनका कई सदियों से या कई सालों से जिनका लगातार प्रयोग हो रहा है और उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब अगर हमने कहा अग्नि, घृत, अगर आप इन सब शब्दों को तोड़ेंगे तो ये शब्द तोड़ने के बाद, टूटने के बाद, इन शब्दों को अलग करने के बाद आपको इनका कोई अर्थ नहीं मिलेगा, इनमें कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? रूढ़ शब्द कहा गया है। इसके बाद हम आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब एक से अधिक रूढ़ शब्दों का प्रयोग होता है और उनको मिलाकर कोई शब्द बनाया जाता है तो वो हमारा कहलाता है यौगिक शब्द। यानी रूढ़ शब्द का प्रयोग हम, दो रूढ़ शब्दों का प्रयोग हम यौगिक के अंतर्गत करते हैं। जैसे इसमें परिभाषा आपकी दी हुई है, कहा गया है जो एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। पहला आपका रूढ़ शब्द है जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और जब हम कंपाउंड में आते हैं, आपका यौगिक में आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? दो रूढ़ शब्दों को हम मिलाकर एक शब्द बनाते हैं। जैसे रसोई और घर, अग्निपथ। अब देखिए, अगर आप इनका अग्निपथ का अगर आप प्रयोग करें और अगर आप अग्नि को तोड़ने का प्रयास करें तो उसका कोई अर्थ नहीं आएगा, और घर को तोड़ने का प्रयास करें तो उसका कोई अर्थ नहीं आएगा। लेकिन दोनों को अगर एक साथ करें, अग्नि और पथ, तो इसमें क्या हो रहा है? दोनों ही आपके रूढ़ शब्द हैं और इन दोनों को मिलाकर हमने एक यौगिक शब्द बनाया है, इनको कंबाइन किया है, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा? यौगिक रूढ़ शब्द कहलाएगा, यौगिक शब्द कहलाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा, आपका अग्निपथ यौगिक शब्द हो जाएगा। अब योग रूढ़ क्या कहलाता है? ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, अपने खंडों के अर्थों से भिन्न ये शब्द किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। कहने का अर्थ है कि ऐसे यौगिक शब्द, यानी दो योग रूढ़ शब्दों को बनाकर जो एक यौगिक शब्द बनता है वो योग रूढ़ कहलाता है। और इनका जब खंड किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, तो उसका अर्थ कुछ और निकलता है, उसका अर्थ किसी अन्य विशेष शब्द को प्रदर्शित करता है, उसकी तरफ संकेत करता है, तो वो आपका कहलाता है यौगिक, योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्दों को मिलाकर जब आपका बनता है शब्द, ध्यान दीजिएगा, यौगिक क्या है आपका? यौगिक आपका दो रूढ़ शब्दों को मिलाकर एक यौगिक शब्द बनता है। और यौगिक शब्दों को जब मिलाया जाता है और वो कोई विशेष अर्थ देता है, जब आप उसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लिखते हैं, तो उसका कोई और अर्थ बनता है, तो वो आपका कहलाता है योग रूढ़। जैसे पंकज, देखिए यहाँ पे दिया है पंकज, तो पंकज आपका देखिए दो खंड किया गया, इसमें पंक धन जौ, तो पंक का अर्थ क्या होता है? कीचड़, और जौ से आपका क्या है? जन्म लेने वाला। तो पंकज में कौन जन्म लेता है? कमल जन्म लेता है। इसके बाद आपका है पीतांबर, पीत धन अंबर, पीत का मतलब पीला और अंबर का मतलब क्या होता है? कपड़ा। तो पीले कपड़ा या पीले वस्त्रों को धारण करने वाले भगवान विष्णु, उनको पीतांबर भी कहा जाता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अब हम आते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं आपके, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कि आपका लिंग, वचन और कारक के कारण कोई ना कोई परिवर्तन होता है। और अविकारी ये होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। कल विकारी और अविकारी शब्दों पे और आगे के अर्थ पे चर्चा की जाएगी। थैंक यू।